मैं इतना चल नहीं पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप चल नहीं पाएंगे। मेरे जॉइंट अफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपके जॉइंट अफेक्ट होंगे। सो ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये आप पे लेबल लगना ही चाहिए कि हम ओल्ड नहीं हैं, हम उतने ही आज भी यंग है जितने पहले थे। हर काम के लिए हम उतने ही यंग है, और अपना जो माइंड का स्टेबिलिटी है वो आपने वैसा ही रखना चाहिए, ये मुझे लगता है। अभी सेकंड इस पे हम आते हैं, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन हर कोई ऐसा सोच लोग होंगे यहाँ पे भी कि हम ऐसा सोचते हैं, वो बोलेंगे नहीं हमारी सोच तो ऐसी है, आज भी हम खुद पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, हम खुद का खुद करना चाहते हैं, और हम करते भी हैं। एक सेकंड चीज आती है उनका जो पहले का बैकग्राउंड रहा है, जो आपका जो वर्किंग शेड्यूल से है उस पर डिपेंड करता है। काफी कुछ वाद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैं मैक्सिमम डिसीजेस में बोली हूँ कि मेंटल कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आता है कि आपका सरकमस्टांसेस कैसी रही है, आपका वर्कलोड कैसा रहा है। आप अगर पूरा टाइम बैठे हुए वर्क, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरा टाइम आपका अगर बैठे हुए वर्क रहा है ना, तो इट इज लाइक दो ईंटें रहती है। आपने देखा होगा जब हम दीवार बनाते हैं, दो ईंटें रहती है, दो ईंटें के बीच में हम सीमेंट डालते हैं, कच्चा सीमेंट डालते हैं जो गीला वाला रहता है, और फिर वो कुछ दिन बाद पक्का होता है। तो ये जो गीला सीमेंट होता है, जब तक कि वो गीला होता है हम ईंटें इधर उधर आजू बाजू सरका सकते हैं, लेकिन अगर वो फिक्स हो जाता है कुछ दिन बाद, हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये जो ईंटें है ना, ये आपके दो बोन्स है, और जो सीमेंट उसमें भर रहा है ना, वो जो कैल्शियम होता है या तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भरना चालू हो जाते हैं। अगर इन दोनों ईंटों को आप नहीं रहे, अगर उन दोनों ईंटों को इधर उधर मूवमेंट नहीं रही, तो वो जो उनके बीच में जो सीमेंट है वो फिक्स हो जाता है, और कुछ दिन बाद वो पक्कल बन जाती है। जैसे आपके जॉइंट्स में होता है, अगर आप एक ही जगह कंटिन्यूअस बैठ रहे हैं, आप एक ही जगह स्टेबल हो रहे हैं, तो वो जो है फिक्स हो जाता है, वो जॉइंट आपका फिक्स हो जाता है, और ऐसे ही बहुत सालों तक के चलते रहे, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आर्थराइटिक प्रॉब्लम होगी आगे चल के। का वर्क शेड्यूल है, आपका ये वर्क है कि ये कैसे होता है। देन अगेन एसिडिटी, कोई भी वजह से आप अगर एसिडिक पर्सन हो पहले से अभी लग के, अगर कोई भी वजह से आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पहले से आप मेडिसिन ले रहे हो उससे एसिडिटी बढ़ती है, या तो आप कोई ऐसे इसमें है, जॉब में है जिसमें टेंशन बहुत होता है, तो वो भी एक एसिडिटी का, जो जो भी पर्सन में जिनके भी इसमें एसिड का प्रमाण अगर ज्यादा होता है, तो वो बोन को इरोड करना चालू कर देते हैं। इरोड यानी वो एसिड बोन को गलाना चालू करते हैं, और वो आगे चल के वात में तब्दील होता है। तो ये सारे चीजें होती है कि आर्थराइटिस कॉज करने में। अभी मैं एक स्लाइड आपको शेयर करूंगी। अभी ये तो इन जनरल हम वात के बारे में बोले हैं कि हमारे हिसाब से कॉजेज रहते हैं। एक मेंटल कॉज जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही कैसे रिलेट करता है, हर हर जॉइंट के साथ कैसे रिलेट करता है, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं किसी को, तो कोई भी बात का पेशेंट आता है तो वो जॉइंट अफेक्ट हुआ है, कौन से साइड का जॉइंट अफेक्ट हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, या तो उस जॉइंट में क्या क्या चीजें आए हैं, ये सारा चीज हम अंडरस्टैंड करके हम आगे बढ़ते हैं, और उस हिसाब से हम माइंड को कोरिलेट करते हैं। जैसे इसके पहले भी जब मनस्वी में एक था मेरा, तो उसमें मैंने एक पिक डाला था जिसमें यहाँ पे बार कोड है लेडी के यहाँ पे, और गले में एक फंदा लगा हुआ है। तो हमको हर हर इमोशन को, हर दिमाग के स्टाइल को डायग्नोस करना पड़ता है, हर इमोशन को देखना पड़ता है कि वो इमोशन कैसी है, और उस हिसाब से जॉइंट अफेक्ट किया है, और उस हिसाब से हमको मेडिसिन निकालनी पड़ती है, और वो मेडिसिन और वो इमोशन जो मैच करती है, तब आपका वात फर्स्ट डे से ठीक होना चालू हो जाता है। फर्स्ट डे से, आई एम सेइंग फर्स्ट डे से। सो ये भी एक होम्योपैथी में मैं एक ये मिसकंसेप्ट है, होम्योपैथी में मैं मिथ है जो मैं इसको रूल आउट करना चाहूंगी कि होम्योपैथी में हमेशा होता है कि मेडिसिन भी लिया जाए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जितनी सीढ़ियाँ आपको चढ़ने के लिए लगेगी, अगर आप 10 सीढ़ियाँ चढ़, तो आप उतरते टाइम भी आपको 10 सीढ़ियाँ या तो 5 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा। आप वहां से जंप नहीं मार सकेंगे, अगर जंप मारी तो फिर से आपको वात
सो ऐसा हम नहीं कर सकते। होम्योपैथी में भी है, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ से अगर एक डिसीज को ठीक करना चालू करती हूँ तो वो सालों साल का डिसीज है। अगर 3 साल का डिसीज है, एटलीस्ट मेरे को 1 साल जरूर लगेगा उसको ठीक करने में। और ये मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेता है कोई डिसीज को ठीक करने या वात को ठीक करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे ठीक होना होता है और थोड़ा टाइम लगता है पूरा रूट तक ठीक करने के लिए। अभी मैं इसके आगे का एक स्लाइड बताना चाहूंगी। ये आप देख रहे हैं पिक, इस पूरा एक स्केलेटन का पिक है। तो इसमें आप सब जॉइंट देख रहे हैं, एक पर्सन में सारे के सारे जॉइंट देख पा रहे हैं। तो अभी इसका मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो जॉइंट्स है इसमें ऊपर से लेके सारा नीचे तक के जितने भी बोन्स आप देख रहे हैं, पास पास 206 बोन्स होते हैं आदमी में। तो ये सारे जॉइंट्स कहीं ना कहीं, ये सारे बोन्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, मैं बोन वाइज आपको समझाना चाहूंगी कि कॉजेस क्या होते हैं। आप इसको खुद से या तो आपके आजू बाजू जो पेशेंट्स है जो वात से पीड़ित है उन लोगों से थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। आप खुद उन लोगों के जो, तो होम्योपैथिक डायग्नोसिस कैसे होता है मैं यहाँ पे बताऊंगी। और बाकी तो होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे लगाना है ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको होम्योपैथी पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर हम ऊपर से कंसिडर किए तो यहाँ पे स्कल है। स्कल यानी हमारे सर का पार्ट जो आता है। कभी भी अगर सर के बोन्स जो होते हैं हम ऐसे दबाते रहते हैं, सर के स्कल को ऐसे दबाते रहते हैं होता है। तो वो क्यों होता है, क्या होता है? तो जिनको भी सर के बोन में कहीं प्रॉब्लम है या तो सर्वाइकल रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, नेक में कुछ प्रॉब्लम है, सर का पूरा माथे से लेके अगर नेक तक के का पार्ट अफेक्ट होता है तो वो क्यों होता है? ये स्कल मीन्स क्रेनियल बोन्स होते हैं। ये क्रेनियल सर के जो है ये क्रेनियल बोन्स होते हैं और ये पूरा पेन नेक तक के आता है। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस भी कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? ये उन लोगों में होता है कि इंटेलेक्चुअल कीन रहते हैं। मैक्सिमम लोग वो इंटेलेक्चुअल कीन रहते हैं, वो होशियार लोग रहते हैं। इनमें ब्रेन का काम जो है से होता है, बहुत ज्यादा काम करते हैं वो ब्रेन से। मैं एक कॉजेशन बता रही हूँ आपको, जरूरी नहीं है ये ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हम जो डायग्नोस करते हैं, हम हर चीज का जो डायग्नोसिस करते हैं, वात का डायग्नोसिस इस प्रकार से करते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, ताकि आप आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी डायग्नोस कर पाए इस चीज। तो जब भी ये सारा चीज यहाँ तक के नेक तक के अफेक्ट होता है, तो किसी की नेक क्यों अफेक्ट होती है? अभी आपको मालूम है नेक का काम क्या है? नेक का काम है पीछे आगे ले जाना, झुकना। नेक का काम है सर को झुकाना। तो जहां पे भी किसी भी पर्सन को लाइफ में वो इंटेलेक्चुअली कीन है, वो हर चीज को कर पा रहा है, वो दिमाग से बहुत तेज है, वो हर चीज कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको अपना सर झुकाना पड़ रहा है। तो लोगों को सर से लेके नेक तक के प्रॉब्लम्स, वात के प्रॉब्लम होना चालू हो जाते हैं। तो हर जगह उनको ह्यूमिलिएशन होता है, हर जगह इंसल्ट मिलती है। जहां पे भी उनको मालूम है मेरा कैलिबर है, मैं यहाँ पे अच्छे से कर सकता हूँ, ये वाला काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को सर झुकाना पड़ रहा है। घर में भी ऐसा होता है, एक हस्बैंड होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसको पर्सनलाइज बिल्कुल मत कीजिएगा, पर्सनल पे मत लीजिए। एक हस्बैंड होता है, उसको घर की सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन, जैसे वाइफ और मम्मी के बीच में जो सिचुएशंस होती है वो हैंडल करना नहीं आता है। लेकिन वो क्या होता है, इन्फोसिस का हेड होता है, कोई भी बड़ी कंपनी का हेड होता है, लेकिन सिचुएशन उनको हैंडल करना नहीं आता है। उनको वहां पे सर झुकाना पड़ता है, वहां पे उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम आवाज होना नहीं आ रही है मैम। हेलो, आवाज अभी नहीं आ रही है मैम। आ रही है। आ रही है ना? ओके। वही कारण होता है कि जहां पे सर झुकाना चालू होता है, इनजस्टिस, जैसे ये एक एग्जांपल बताए, इनजस्टिस यानी हमको मालूम है हम न्यायप्रिय लोग हैं, यहाँ पे सिस्टम जो चलता है वो न्याय बराबर से एक सिस्टम के तहत चलता है। लेकिन फिर भी जहाँ पे हमको सर नहीं झुकाना है, हम देख रहे हैं वहां पे इनजस्टिस हो रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते।
हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमको सर झुकाता है। सो ऐसी कई जगह सिचुएशंस आती है जो एक इंसान को, जो सारा कुछ कैपेबिलिटी रहने के बाद भी उसको हर जगह सर झुकना पड़ता है, अपने सर को नीचे करना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी वो काम नहीं कर पाता है। तो उन सारी चीजों में आर्टिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना, या तो स्कल बोन का पेन होना, स्कल जॉइंट्स जो होते हैं इसके बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो लीनियर जॉइंट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लोग अफेक्ट करते हैं, एक रीजन होता है, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, मैक्सिमम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में आप पाओगे वो लोग होशियार होते हैं। जिनको भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस वो आप देखोगे उनका कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि हम इतने कीन हैं, हम होशियार है, लेकिन हमको लाइफ में जो चाहिए हम वो नहीं कर पाए, इसीलिए दे आर प्रोन टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। दो इट इज जेनेटिक, 4 बच्चे होते हैं, एक फादर है उनको एंकाइलोजिंग है, उनके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन एक को ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होता है, जो एम्बिशन में डिससेटिस्फाइड है, वो होशियार होके भी अपना जो एम्बिशन है वो पूरा नहीं कर पाया, वो सफर करता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से। उसको जो चाहिए था लाइफ ये कर सकता हो, उसको कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता किसी चीजों की वजह से, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो ये सारा चीज अगेन वो हमें रहता है, उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ऑलवेज इट इज रिलेटेड विथ योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। वात नियर अबाउट सारे वात जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। आपने आयुर्वेदा में दीदी से सुना भी होगा, सोनल दीदी से। सो वात ये प्रकार आपका एसिडिटी से बहुत रिलेटेड होता है। जहां पे भी एसिडिटी बढ़ती है वात का बढ़ना लाजमी है, इसीलिए हमेशा हर वात में बोला जाता है कि आप एसिडिक चीजें मत खाइए, आप डाइट ऐसा रखिए जिसमें खट्टा खाना थोड़ा सा बंद करवा देते हैं। आपका खट्टा यानी आपने नहीं खाया ऐसे बोला जाता है। सो ये एक चीज हो गया, जैसे मैंने आपको स्कल का बोला। अभी आप देख रहे हैं ये डायग्राम में जो फेस के बोन्स है, जो आईज, कहीं पे बहुत सारे लोगों को आई बॉल में पेन करना चालू होता है, बहुत बोलते हैं मेरी आंखें थकी हुई लगती है, अंदर से बहुत पेन हो रहा है, या तो ये तो लोग खुद को देखना अच्छा नहीं लगता जिनको, ऐसे काफी लोग हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जो ऐसे रिग्रेट में रहते हैं, पहले मैं कितनी सुंदर थी अभी नहीं। तो उनमें भी आंखों आंखों का जो पेन होता है अंदर के यानी बोन्स का पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड वो भी एक प्रकार होता है, इसको सादा वात कहेंगे, इन्फ्लेमेशन होता है अंदर के बोन्स का। फिर अभी मैंने आपको नेक के बोन का भी बता दिया और स्कल के बोन का भी बता दिया, आंखों के बोन का। फिर शोल्डर पॉइंट आप यहाँ पे देख पाते हैं, ये है शोल्डर, ये हमारे शोल्डर होते हैं, जहाँ पे ये दोनों शोल्डर पे आप हमेशा बोला जाता है कि यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, दोनों बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिन लोगों को आज भी जो ओल्ड एज में है और जिनको कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कम होनी चाहिए, हमको भाई अभी रिलैक्सेशन चाहिए, अभी ये एज में हम रिलैक्सेशन चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ड्यूटीज से, ठीक है। सो लेकिन फिर भी उनको वही ड्यूटीज कैरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जिनका बच्चा एक एक्सीडेंट में उनका ब्रेन को लग गया, और अच्छा था उनका बच्चा, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके ब्रेन को मार लग गई, और वो जो बच्चा था वो 12वें साल में, वो 12 इयर्स का था तब एक्सीडेंट हुआ, और वो मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका ब्रेन काम करना बंद हो गया। सो अभी वो पेरेंट का वो एक ही चाइल्ड था और उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वो जो लेडी मेरे पास आती है, उनके हमेशा शोल्डर पेन करते हैं, बोथ द शोल्डर्स बहुत ज्यादा पेन करते हैं, क्योंकि उनको जब मेरे पास आई तो मैंने यही पूछा आप पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तो एज हो गई आपकी, आपके बच्चे संभालते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम कुछ उनका, लेकिन उन्होंने बताया वही अपने बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बताया। सो ये चीज होती है कि मेंटल कॉज, मेंटली आप बहुत सोचते रहते हैं अरे मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज भी ये है, और ऊपर से आपका एज हुआ होता है, आप अंदर से विल पावर आपका कम हो जाता है, आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये मैं संभाल पाऊंगी या नहीं, ये संभाल सकती हूँ या नहीं, मैं अच्छे तरीके से एक मदर बन पाऊंगी या नहीं, मैं एक बेटी बन पाऊंगी या नहीं। ये सारा जो होता है, ये ड्यूटी का सारा जो बर्डन होता है जो हमारे शोल्डर्स पे आता है, वो शोल्डर पेन करना चालू हो जाता है, वो शोल्डर जॉइंट को
डिसीज करना चालू हो जाता है, वात क्रिएट करना चालू हो जाता है उसकी वजह से। इसमें काफी सारी चीजें आती है जो मैक्सिमम मैंने देखा है कि जिनको भी शोल्डर कंधों का दर्द होता है वो हमेशा एक चीज, एक सेंटेंस बोला करते हैं जिससे मैं उनको थोड़ा सा पकड़ती हूँ कि हाँ मेरे कंधों में तो बहुत भार है, आज भी मेरे कंधों पे बहुत भार है। सो ये उनका नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है सिम्टम बताने का। सो ये शोल्डर जॉइंट का जो वात होता है उसमें आता है। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे एल्बो जॉइंट ये होता है, शोल्डर का मैंने बता दिया, एल्बो जॉइंट ये होता है। अभी इसका काम सबसे ज्यादा क्या होता है, जो भी आप करते राइटिंग वर्क करते यहाँ से या तो मारना, काटना, पीटना, उठाना, चीज इससे करते हैं, या तो किसी को गले लगाना इससे करते हैं। तो जब भी आपके रोमांटिक इसमें, या तो आप ऐसा बच्चा है जो बहुत ही गुस्सा करता है आपके पास, आप उसको गले नहीं लगा पाते, तो ये जॉइंट अफेक्ट करता है। अगर आपकी सबसे ज्यादा ये उन लोगों में पाया जाता है जो प्लेयर्स है, जो आज भी सोचते हैं मैं सचिन तेंदुलकर बनूं और वो बन नहीं पाता है। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो सोचता है कि मैं भाई अभी रणजी में जाऊं, उसके बाद में मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि ये जॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा क्रिकेट में काम में आता है, ये जॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा टेनिस में काम में आता है, और ये जॉइंट वो जो काम में आना चाहिए वो काम ही बंद हो जाता है उनका। उनको मालूम है वो चूज नहीं किए गए वो टीम में, तो डेफिनेटली काम नहीं है। अभी मेरे को, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, ये जॉइंट मेरा काम में नहीं आने वाला, और उसको टेनिस एल्बो होना चालू हो जाता है। दैट इज वन टाइप ऑफ टेनिस एल्बो होता है। या तो कोई भी हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो काम है, जैसे डेंटिस्ट लोग भी होते हैं जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत वर्क करना पड़ता है, तब कहीं पे भी वर्क लोड जो है उसको कंपनसेट नहीं कर पाते या तो एकदम परफेक्शन नहीं दे पाते, तो टेनिस एल्बो होना शुरू हो जाता है। सो ये कई कॉजेज हैं, ये मेंटल कॉजेज मैं आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से वो होता है। एंड देन बाद में व्रिस्ट जॉइंट आता है, या फिंगर से सबसे मेन यहाँ पे ये जॉइंट्स जो अफेक्ट करते हैं, फिंगर्स या व्रिस्ट जॉइंट जो अफेक्ट करता है, इसको पकड़ने का, या तो पकड़, इससे पकड़ मजबूत होती है अपनी। तो मेरे हाथ से ये काम नहीं हो पाया, मैं ये मेरे हाथ से ये बुरा काम हो गया, मेरे हाथ से ये गलत काम हो गया, ये जो मेंटेलिटी हम रखते हैं, मेरे हाथ से ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। तो अपना, अपने से ये गलत हुआ है, मेरे हाथों से ये काम नहीं होना चाहिए था, मेरे हाथों ने ये काम बहुत ही बुरा कर दिया, ये सारा जो मेंटालिटी है वो हाथ का जो वात है वो कॉज करता है। उसके वजह से पूरा के पूरे हाथ के जॉइंट अफेक्ट होते हैं जनरली। इसमें हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं, सो एक मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। पेशेंट था, और मैं एरिया नहीं बताऊंगी कहाँ का, नागपुर के ही थे, और वो एक गुंड प्रवृत्ति का इंसान था, वो गुंडा ही था। तो वो मेरे पास आए थे, तो उनके ये जो हाथ है उसके जॉइंट है ना स्वेल हो गए थे बहुत, और इसमें जॉइंट तो स्वेलिंग तो आई गई थी, उसमें क्रैक्स भी जा रहे थे, बहुत ज्यादा क्रैक्स हाथ के और पैर के उंगलियों के बहुत ज्यादा। सो हाथ के तो सबसे ज्यादा थे, उसके पूरे स्वेल हो गए थे दोनों हाथ, और वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। सो इस चीज, एक चीज बोला करता था कि मेरे हाथों से पाप हो गया है, मेरे हाथों से पाप हो गया है। सो ऑलवेज आई वाज थिंकिंग ये हाथों से पाप हो गया, ऐसे क्यों बोलते हैं। बाद में जब वो खुले, उन्होंने मेरे को बताया कि इट वाज लाइक बहुत ही बुरे वक्त क्रिमिनल है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, कि वो चीज को हम कोरिलेट कर पाया, तब जाके हम उस चीज का पाप है ना हम कोरिलेट नहीं कर पाते ना, जब तक कि वो बंदा हमको नहीं बताता है। जब उन्होंने पूरा मेरे को चीजें बताई, पूरा समझ में आया, तब एक मेडिसिन निकली जो हमने दिया, और उससे उसका ठीक हुआ। एंड आई कैन से दैट अगर यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी है, तो फ्लोरिक एसिड उसका मेडिसिन था जो मैंने दिया था, और उसका जो है उसका पूरा वीकनेस चला गया था, पूरे जॉइंट ठीक हो गए थे, और सब कुछ अच्छा हो गया था। सो ये एक प्रेजेंटेशन होता है कि जिससे हम पकड़ पाते। वो बंदे ने तो मेरे को कभी नहीं बताया था वो क्रिमिनल है, लेकिन जैसे भी वो बोलता था मुझे ऐसे लगता है मेरे हाथों से पाप हो गया, बस इस लाइन से उसका पैथोलॉजी, उसका मेंटल कंडीशन के पीछे क्या है ये जान के हमने उसको मेडिसिन दिया, और उस मेडिसिन से वो ठीक हुआ। सो ये सारा चीज हमको एक एक
सेंटेंस आपके ब्रेन का, आपके माइंड का हमको दरवाजा खोलता है कि यहाँ से आपको अंदर जाना है। सो ये हो गया, मैंने आपको हाथ का पूरा बताया कि हाथ तक आपका वात कैसे अफेक्ट होता है। अभी चेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चेस्ट पे केज है, इसको रिब केज बोल, चेस्ट पे ये कवरिंग होता है, लंग का कवरिंग होता है। सो अगर यहाँ पे कई लोग होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वो उनके अफेक्ट करते हैं। आप बोलते हो, जो बोलते हैं मेरा चेस्ट पेन कर रहा है करके, यहाँ पे भी आपको भी चेस्ट में पेन लगता है, और स्पेशली आपको समझ में आता है ये बोन या जॉइंट का पेन है। तो सबसे ज्यादा आप इसका जब पेन चालू होता है तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, यहाँ पे पर्सन का कहीं पे प्राउड अफेक्ट हुआ है। कभी भी हम कोई भी चीज बोलते हैं, हम छाती ठोक के बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमारी फ्रेज ऐसे रहती है कि कोई भी चीज हम छाती ठोक के बोलते हैं। तो जो जहां पे आप छाती ठोक के जो चीज नहीं बोल सकते, एक डिलेमा, खुद को डी वैल्यूएट करना चालू हो जाते हैं, या तो जैसे एक आध बच्चा है और वो लायक नहीं है, तो उस पर्सन का, उसके पापा का प्राउड जो होता है, उसको जो प्राउड फील वो अफेक्ट होता है। तो उस चीज में भी उसके ये रिब्स जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही कॉज, मैं एक एग्जांपल के तहत आपको बता रही हूँ, तो उस जगह पे भी ये जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। सो थोरासिक जो केज होता है, यही थोरासिक केज यानी रिब केज जो होता है, इसमें यही बार बार जो बच्चों का कारण होता है। बच्चों में अगर एक्सेल करने की कोशिश करते, कोई बच्चा एकदम अच्छा करने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है, उसको बहुत कम मार्क्स पड़ते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको इंसल्ट होता है स्कूल में, तो भी उसका छाती में दर्द करना चालू हो जाता है। कई बच्चों में आप पाते होंगे ये सिम्टम कि उनका चेस्ट में हो जाता है, तो वो इस वजह से होता है। देन यहाँ पे जो है पेल्विक गर्डन है, ये पोर्शन, ठीक है। मैं स्पाइन का ले लेती हूँ। स्पाइन है बैकबोन। अब सर्वाइकल यानी नेक से लेके टेल बोन तक के, जहां पे हम बैठते हैं वहां पे एक लास्ट में एक बोन होता है, तो नेक से लेके जो टेल बोन तक के है, ये इसको स्पाइन बोलते हैं, हम इसको बैकबोन भी बोलते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा आज सबको प्रॉब्लम है, ये बैकबोन का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसमें अगर स्वेलिंग आता है, उसमें अगर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमको आर्थराइटिस चालू होता है, हमको वात है ऐसे हो जाता है, और उसके वजह से हम बहुत सारे लोग आज त्रस्त हैं, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल भी वैसा है। हम कंटिन्यूअस वो गाड़ियों पे बैठते हैं जिसके कभी कभी शॉकअप भी पुराने हो जाते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करते, और उसी गाड़ी पे बैठ के हम गड्ढे से उड़ाते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो शॉकअप है, आपका जो बैकबोन है, वो भी आपका शॉकअप की तरफ काम करता है। तो उस गलत शॉकअप, गाड़ी के शॉकअप की वजह से आपका शॉकअप बिगड़ना चालू होता है। ये जो बोन है वो अफेक्ट करना चालू होता है। वो आड़ा तिरछा दो बोन जो भी मटेरियल रहता है वो बाहर आना चालू, वो प्रोट्रूजन होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा बैकबोन अफेक्ट होता है। इवन अगर मेंटल कॉज, तो बैकबोन यानी आपका सपोर्ट रहता है। कभी भी आपको पूरे बॉडी में अगर सपोर्ट जो देता है वो बैकबोन है। अगर इस बैकबोन को एक पुश मारा जाए और उसको टेढ़ा कर जाए, तो आपकी बॉडी है जो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। सो ये जो सपोर्ट है, लाइफ में कभी भी किसी को सपोर्ट निकल जाता है, तब आपका बैकबोन पेन करना चालू हो जाता है। कहीं पे भी जो बंदे अपने पेरेंट्स को अनाथ देते हैं, तो वो जो अनाथालय में पेरेंट्स रहते हैं, उनका जो बैकबोन है, उनका जो सपोर्ट है, वो छीना जाता है, वो जो अच्छा नहीं रहता है, उसमें भी बैकबोन का पेन, आर्थराइटिस स्पॉन्डिलोसिस होना चालू हो जाता है। सो बैकबोन लंबार पोर्शन जो होता है, वो इस कारण से मैक्सिमम अफेक्ट होता है। इवन जो प्रेशर्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर यानी काम का वर्क, या तो घर के प्रेशर्स जो होते हैं, प्रेशर एक प्रकार का वरीज और प्रेशर, स्ट्रेस, ये भी कॉज करता है बैकबोन का वात। स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए ये जो वर्क प्रेशर है वो भी कॉज करते हैं। देन लंबार यानी जो हमारा प्रॉपर कमर का पार्ट पे हम सिजेरियन के टाइम इंजेक्शंस देते हैं, तो इंजेक्शन ये इंजुरी वात में आता है। इंजुरी आर्थराइटिस जो मैंने बोला था, जो इंजुरीज में काफी लोगों को ये कंप्लेंट है कि इंजेक्शन देने के बाद आपको वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो दैट कम्स इन इंजुरी आर्थराइटिस।
सारा होता है स्पॉन्डिलाइटिस का, जिसमें पेन आपको बहुत ज्यादा होता है और मैक्सिमम कंप्लेंट इसी की रहती है, मेरी है, फिर मेरा पीछे का पोर्शन अफेक्ट होता है। अभी ये पीछे का पोर्शन जो बोलते हैं हम, चेस्ट के पीछे जो पीठ रहती है, तो वो पोर्शन क्यों अफेक्ट करता है? हमेशा आप बच्चों में भी ये बहुत पाया जाता है। तो जिन बच्चों का आप प्रेज नहीं करते, जिन बच्चों को आप ह्यूमिलिएट करते हैं, जिन बच्चों को कि इतना अच्छे से करने के बाद, वो पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी जिन बच्चे की तारीफ नहीं होती है, डेफिनेटली उनकी पीठ दर्द करना चालू हो जाता है। उनको वो एक फीलिंग होती है जो ह्यूमिलिएशन की होती है। मैंने पहले भी बताया कि चेस्ट पेन किसका करता है। चेस्ट पेन होता है उन बच्चों का जो बहुत पढ़ के ही उनको मार्क्स नहीं आते, उनको चेस्ट पेन होता है। लेकिन जो बहुत बच्चे पढ़ के भी उनके मार्क्स आने के बाद भी उनको प्रेज नहीं मिलता है, उनके जो कैपेबिलिटी का है वो वर्थ नहीं किया है, तो उनको बैक पेन होता है। चेस्ट के पीछे की जो बैक होती है वो पेन करता है। और जो लोअर बैक होता है, जो जनरली 40 के करीब करीब जो लोग आते हैं, उनको जो होता है पीछे बैक में, लोअर बैक में, तो वो प्रेशर के वजह से होता है। हर प्रेशर, वर्क प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर, जो भी प्रकार के जो प्रेशर है वो बैक पे आना चालू हो जाते हैं और वो बैक अफेक्ट करता है। देन सबसे ज्यादा टेल बोन। अभी मैं टेल बोन के बारे में बताना चाहती हूँ कि काफी मेरे पास पेशेंट है जो टेल बोन के पेन तकलीफ में रहते हैं। सो ये स्पेशली यंग लड़कियां जो होती है, यंग लोग हैं, इनमें काफी पाया जाता है। सबसे फिजिकल कॉज इसका ये होता है कंटिन्यूस सीटिंग इसका फिजिकल कॉज है। और सेकेंड कॉज है थोड़ा सेक्सुअलिटी और उनका जो क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअलिटी इन द, जैसे अनमैरिड लड़की है जिसका मैरिज नहीं हो रहा है, अभी 37 एज की है, तो उसका मैरिज नहीं हो रहा होता है, तो उनका टेल बोन अफेक्ट करता है। टेल बोन पे पेन तो वो डीमोरलाइज करती है खुद को। जैसे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, किसी ने बोला तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि टेल बोन मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहती हूँ। टेल मैंने कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं उसको, वहां पे कुंडलिनी शक्ति का पॉइंट होता है। तो जिसको वो आपको एक फीमेल में वो बहुत ही एक्टिव करता है, तो वो एक पॉइंट होता है जो सेक्सुअलिटी से, जो आपका सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड होता है, तो उसमें वो एक्टिवेशन करता है। जिनको खुद की सुंदरता या उसमें डाउट होता है, जिनको सुंदरता पे डाउट होता है, खुद के सेक्सुअलिटी पे डाउट होता है कि मैं या तो मैं मेल हूं कि नहीं। अब मैं इस पार्ट में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, वो बहुत वास्ट है। तो वहां पे टेल बोन पेन करना चालू हो जाता है। देन इसके बाद है इसके बाद वाला ये मेन जो जॉइंट है, दैट इज हिप जॉइंट। यहाँ पे मैं आपको पिक में दिखा रही हूँ, दिस इज हिप जॉइंट, और ये दोनों हिप जॉइंट है। ये जो हिप जॉइंट होता है ही इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है और सबसे कम मूव होने वाला जॉइंट होता है, सबसे कम ये मूव होता है। सो हिप जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड, इसकी मूवमेंट जब रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो इसको वात आना चालू हो जाता है, इसका मूवमेंट नहीं हो पाता। कई ऐसे केसेस है जिसमें डिजनरेशन होता है। ये जो है, ये बोन है, फीमर बोन कहलाते हैं इसको। ये जो बोन है, आप देख पा रहे हैं, ये हेड है, इसमें डिजनरेशन आना चालू हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है एक जगह। आपका पैर ही हिल नहीं पाता यहीं से, इसको हिप जॉइंट कहलाते हैं, और यहीं से हिल नहीं पाता है। सो ये जो हिप जॉइंट है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाला जॉइंट है, ज्यादा मूवमेंट ये दिखाता नहीं है। जैसे एल्बो की मैं इतनी सारी ऐसे ऐसे दिखा पा रही हूँ, लेकिन उसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, एक डायरेक्शन में ही उसकी मूवमेंट होती है। और लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट जॉइंट है कि पूरे बॉडी का वो बेयर करता है। सो इसमें जो पर्सन होता है, सबसे घर का मेन पर्सन है, वो अफेक्ट करता है, ये जॉइंट अफेक्ट करता है, वो मेन पर्सन होता है। उसका हमेशा यही फीलिंग रहता है कि मैं अपने घर में किसी को समझ नहीं पाया हूँ। कुछ कर देता है, सब ड्यूटीज कर देता है, सब भार अपने पे ले लेता है, सब घर का अच्छा कर देता है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली टोचा जाता है, उसको बोला जाता है यू आर नॉट वर्थ। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर लेंगे कि एक पर्सन है जो अपनी लाइफ में पूरी उसने ड्यूटीज निभाई है, उसने पूरा
कमाई वगैरह कर दिया है, सारा उसने स्टेबल कर दिया है, बच्चों को पढ़ा लिया है, और लास्ट में जाके उसको बोला जाता है कि यू आर नॉट वर्थ, आपने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में। तो उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला जॉइंट होता है। तो ये सारा चीज मैं आपको अगेन यही बताना चाहती हूँ कि आपके जॉइंट्स आपके मेंटल कॉजेस की वजह से कैसे कैसे अफेक्ट होता है। कम टू मेन जॉइंट, वी विल कम टू मेन जॉइंट, दैट इज नी जॉइंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम जो चल रही है नी जॉइंट की चल रही है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जिनको नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि नी जॉइंट है बॉडी का सबसे मेन जॉइंट है, जो पूरा बॉडी का वेट है वो बेयर करता है, और आपको चलने में, दौड़ने में, सब मूवमेंट में ये काम में आता है। सो नी जॉइंट का जो है वो इट इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, या जो एम्बिशन होता है, ये जो नी जॉइंट जिनको पेन रहता है वो भी बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, जिनको ये वात आना चालू हो जाता है वो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, लेकिन उनका एम्बिशन पूरा नहीं होता है। या तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, लेकिन वहां समझ में आता है कि भाई अभी हम चल नहीं सकते, अभी कोई तो ऐसी सिचुएशन आ जाती कि भाई हमारा इतना प्रेस्टीज है, हर जगह हमने इतना सब कुछ करा लिया, मैंने इतना साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन आज मैं चल नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ समथिंग। कोई तो प्रॉब्लम रहता है, घर में बाहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या समाज में मेरी अभी ये नहीं रहेगी, कुछ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये जो डर होता है ये इस जॉइंट को जरूर से अफेक्ट करता है। उनका एम्बिशन फुलफिल नहीं हो पाता, या तो वो उस रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी होती है, और अब इस एज में जाके उनको किसी लड़के की वजह से, बच्ची की वजह से, या कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको समझ में आता है कि अभी हमको एक हमारा इतना प्रेस्टीज जो हमने मिलाया उसकी वजह से हमारा प्रेस्टीज नीचे जाएगा, या तो हम चल नहीं पाएंगे, हमको घर में बैठना पड़ेगा। आज तक कि मैं इतना चल पाया हूँ इस जॉइंट की वजह से, या तो मैंने इतना चल के इतना साम्राज्य खड़ा किया, अब नहीं रहेंगी आगे बढ़ने की, अभी मैं बढ़ ही नहीं सकता, घर से निकल ही नहीं सकता। सो ये जॉइंट अफेक्ट करता है। इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगी, ये हर इंसान जो ओल्ड एज में है और जो ये सोचता है कि मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं इतना अगर मैं अमरनाथ चढ़ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, या तो मैं पचमढ़ी के घाट या पहाड़ी चढ़ पाऊंगी कि नहीं, ये सारा जिनके दिमाग में पहले से आ जाता है तो उनमें डेफिनेटली ये वाला जॉइंट अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली। अगर और जिनमें विल पावर है कि चाहे एवरेस्ट भी होए और मैं चढ़ जाऊंगी, उनमें डेफिनेटली पेन आएगा, लेकिन वो पेन को भी ओवर पावर करके आगे निकल जाएंगे। सो लास्ट जॉइंट यहाँ पे बचता है, ये जो है एंकल जॉइंट, जो फुट का जॉइंट बोलते हैं हम इसको, तो एंकल जॉइंट है। सो जो भी इंसान बहुत जिंदगी में पैर जमाना चाहते हैं, यानी इकोनॉमिकल लॉस बोले, या तो फैमिली में पैर जमाना चाहते हैं और उनको जमाना नहीं होता, जैसे एक ऐसे लिया जाए कि एक बिजनेस है जिसमें फादर बहुत डोमिनेटिंग है और बच्चा अपना लड़का जाता है बिजनेस करने, लेकिन फादर के डोमिनेशन की वजह से वो वहां पे पैर जमा नहीं पाता है, उस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो जॉइंट अफेक्ट करना चालू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द एंकल जॉइंट, ये आर्थराइटिस। सो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको बहुत ही यानी लंबा चौड़ा बता दिया है कि ऐसे करके हम इसको डायग्नोज करते हैं। हर जॉइंट को लेके एक कंसेप्शन दिमाग में, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, उस हिसाब से वो जॉइंट अफेक्ट करता है, उस हिसाब से हम होम्योपैथिक डायग्नोसिस करते हैं, उस हिसाब से हम मेडिसिन निकालते हैं और उसके देते हैं। सादी आर्निका जैसी मेडिसिन भी आर्थराइटिस में बहुत अच्छे से काम करती है, अगर बहुत अच्छे से डलकम, कॉल्शिकम, बहुत अच्छी मेडिसिन है अपने पास जो काम करती है। लेकिन ये सारी मेडिसिन जो है ये एक्यूट डिसीजेस में आपका पेन कम करने के लिए या तो स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत काम में आती, लेकिन हमको निकालना पड़ता, आपका डायग्नोसिस जो करना पड़ता, आपके दिमाग के स्टेटमेंट से हमको डायग्नोसिस, और उस हिसाब से जो मेडिसिन निकलती है वो आपका का पूरा वात बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाती है। अभी पिक मैंने दिया है जिसमें सेल्फ डिवैल्यूएशन और सेल्फ वर्थ, बोन यानी हमारी पूरा स्ट्रक्चर, आपने पहले के स्लाइड में अगर स्ट्रक्चर ना होता, ये बोन ना होते, ये जॉइंट्स ना होते, तो आप खड़े ना होते।
तो ये एक वैल्यू होती है, पूरे आदमी की वैल्यू होती है, जो कहीं पे जो डीवैल्यूड होता है, यानी वो आपकी वैल्यू कहीं पे भी कम हो जाती है तो जॉइंट्स अफेक्ट करना चालू हो जाते हैं। ये इसका सार है, इसका सार है। इसलिए आप खुद को भी, इसलिए ओल्ड एज में जॉइंट के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप खुद को डीवैल्यू करना चालू हो जाता है। हमारा काम ही है, हमारे बच्चों ने ओवर पावर कर लिया, हमारा काम नहीं है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारा जो सोच है वो और बोन के प्रॉब्लम को एग्रेवेट करता है। सो लास्ट में एक यहाँ पे बताना चाहूंगी कि द बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन इज टू बिगिन। तो इन सारे चीजों को अगर आपको ओवर पावर करना है, अगर आपको ठीक करना है, तो आज से ही आपको सोच चालू कर देनी पड़ेगी। यू आर ऑलवेज यंग, यू आर ऑलवेज यंग। जो चीजें हमको, जो स्ट्रेस हमको यहाँ दिमाग से बॉडी पे ट्रैवल करता है, दिमाग से आके बॉडी में डिसीज को कॉज करता है, वो हर सोच को हमको पॉजिटिव में टर्न करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आर्थराइटिस को बाजू में रखना है तो आपको डाइट करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज सबसे मेन आपको एक्सरसाइज तो हमेशा हमेशा लास्ट तक के आपको एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, जो आपके जॉइंट्स को आपको सबसे अच्छा रखेगी। तो कभी भी एक्सरसाइज ना छोड़े। आप ये ना सोचे कि आप थक गए, आपको घर में बैठना है। आप एक दिन घर में बैठ सकते हैं, दूसरे दिन आप या तो बैठे बैठे भी आप उस जॉइंट का एक्सरसाइज सकते हैं। तो एक्सरसाइज कभी मत छोड़िएगा। सो बेस्ट थिंग इज टू बिगिन, कहीं ना कहीं अपने को स्टार्ट करना है जो हमको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इतना बोल के मैं आज का सेशन खत्म करती हूँ। मैम मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑस्टियोपेरोसिस का मेरा रिजल्ट -4.6 आया है। हाँ जी, टी स्कोर -4.6। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो आपको तकलीफ है होम्योपैथिक, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, होम्योपैथिक डायग्नोसिस आपके रिजल्ट के हिसाब से नहीं जाता है, आपके जो सिम्टम्स है ना उसके हिसाब से जाता है। जैसे मेरे को अगर आपको डायग्नोस करना है तो आपको कौन सा जॉइंट अफेक्ट हुआ है, उस जॉइंट में पेन क्या है, स्वेलिंग क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है, आपके इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या है, वो जॉइंट हिल पा रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। सो आपको जॉइंट में कुछ ऑस्टियोपोरोसिस जॉइंट में तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे, तकलीफ ही नहीं है ना? ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट नहीं तो नहीं, तकलीफ नहीं है। मेरी एज 67 है। हाँ, तो मैं वही बताया, मैंने पहले भी आपको वही बताया इन स्लाइड में। आपको अगर बॉडी आपका इतना इंटेलेक्चुअली कीन होता है कि जब को कोई साइन ना दे, आप कितना भी ये स्कोर कितना भी बड़ा है ना, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपकी बॉडी आपको बता देगी, आपको पेन होना चालू हो जाएगा, स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा, उस वक्त आप समझिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। नहीं तो आप बिल्कुल मत समझिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। बिल्कुल नहीं। और जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, अभी जो दिख रही है, ठीक है, वो हमारे लिए इंडिकेशन है कि इसके आगे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको आपको ठीक करने के लिए आप डाइट बराबर से, क्योंकि पोरोसिस यानी ओल्ड एज का पोरोसिस घिसना चालू हुआ है, घिसना, उसका भूसा होना चालू हुआ है, तो वो हर किसी में होता है, हर किसी में हो रहा है वो, क्योंकि ओल्ड एज में वो। तो इसके लिए आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, जो भी है डाइटिशियन या तो आपका फिजियोथेरेपी से आप लो, और उसका प्रॉपर और या तो ट्रीटमेंट लो। आयुर्वेदा में बहुत सुंदर अच्छी मेडिसिन है इसकी। सो आप ऑस्टियोपोरोसिस को वहीं पे रुकवा सकते हैं। एंड आप अपना विल पावर, आप आज आपको सिम्टम नहीं है ना, आपको इसका कुछ टेंशन नहीं रहेगा, और वैसे ही रहेगा आप जैसे अभी है। जब भी स्कोर बड़ा आता है फिर भी आपको सिम्टम नहीं है तो आप हेल्दी है। अच्छा, थैंक यू मैडम, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैम अभी जैसे स्टार्ट हुआ है घुटने में पेन होना, तो उसके लिए वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली वॉक करना चाहिए। मैं कभी भी, देखिए आपका अब है पेन होना, तो आप क्या करिए, आप वॉक करने निकलिए। जहां पे आपको जस्ट स्टार्ट किया और जहां पे आप फॉर एग्जांपल 5 फुट जाने के बाद आपको लगता है कि अभी पेन होना चालू हो गया है, तो आप वहां पे बैठ जाइए। बैठ के फिर से रिलैक्स होने के बाद फिर से चालू करिए और फिर से आगे बढ़िए।
तो ऐसे क्या होगा, आज आप 5 फीट चल पाए ना, कल क्या करेंगे आप 6 फीट के बाद में आपको बैठने की जरूरत पड़ेगी, उसके तीसरे दिन बाद 7 फीट के बाद जरूरत पड़ेगी। ये जो है जॉइंट में पेन होना है ना, आपको बैठना नहीं है, जॉइंट में पेन होना है, जो जॉइंट वीक हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और एक्सरसाइज कभी भी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, कम नहीं करती है। सो कभी भी जॉइंट मूवमेंट को आपको रेस्ट्रिक्टेड नहीं। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे पाऊंगी, क्योंकि जब भी आपको फ्रैक्चर्स होते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर्स कि यहाँ पे आपको प्लास्टर बांधना है, राइट? यानी वो टूट जाता है, टूटने के बाद उसको बराबर से जोड़ा जाता है और उसको प्लास्टर बांधा जाता है, ताकि कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाए, यानी एक दूसरे से जुड़ जाए, और तब तक के उसको इमोबलाइज किया जाता है, यानी उसको मूवमेंट नहीं दिया जाता है, प्लास्टर बांधा जाता है। बाद में क्या होता है, प्लास्टर निकल जाता है, तो वो हाथ जो है, वो सुस्त हाथ, जो आप 1.5 महीने से सुस्त हाथ रखे हो, वो काम नहीं कर पाता। जितना पहले काम करता था वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, यानी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। आपके टूटे हुए हाथ को जो हमने जोड़ा है, उसको लकीर को भी हम एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो आप सोचो, आप अगर आपको नेचुरली आपको कमजोरी आई है, उसको रोकना क्यों? उसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। बाद में एक्सरसाइज करने के बाद वो जो हाथ है फिर से स्ट्रांग हो जाता है। तो किसी भी पेन की वजह से आप अपनी रेस्ट्रिक्टेड मत करिए, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड मत करिए। मैम आप पुनः मैडम आने वाली थी ना, जैसे मुझे आपसे डाइट में ट्रीटमेंट अपन लेनी क्या है। लें, आप थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए मैडम। नहीं, मैं सुन नहीं पाई। मैम आप पुनः आने वाली थी मार्च में, मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेनी है। हाँ जी, हाँ तो हाँ, क्या बिल्कुल। हुआ आपका? नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है नागपुर में, मैं डेफिनेटली आऊंगी, तो पक्के से बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रॉपर पुणे की हूँ, मैं आऊंगी जरूर। मैं किडनी स्टोन के लिए आपसे मिलने वाली थी, हाँ जी, उसके हाँ लिए लेना थी ट्रीटमेंट आपके। पक्का पक्का, मैं आऊंगी तो जरूर से आपको पूछ लूंगी मैं मैम पूजा जी से। मैम किसी के L4 L5 में अगर दिक्कत है चलने में, तो फिर हाँ जी, चलने में दिक्कत अगर होती है L4 L5 में। कि अपने को L4 और L5 का क्या कॉज है ये देखना पड़ेगा, आपका एज क्या कॉज है, वो सारा चीज देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम बोल सकते। एज 70 है मैम, तो अगर जैसे आपसे कोई डायग्नोज कराओ तो कैसे कराओ? तो आप मेरे से बात करना पड़ेगा आपको। मैं जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आपके जो मेडिसिन है, आपने जो डॉक्टर को दिखाया, सारा दिखा के मैं आपको बता पाऊंगी। तो आप पोस्ट से भेज सकेगी, कुरियर से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है वो? हाँ, बिल्कुल। फिर मैं आपके से बाद में बात करती हूँ। आपका नंबर लिख देना, फिर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, जी उसको लिख देना, उसके अंदर नंबर लिख दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर नंबर हेलो डॉक्टर शिल्पा का डाल दिया जाएगा। नहीं, नंबर आप इसमें डाल दीजिएगा ना। से बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू मैम आपके साथ आपको लगता है सारा टेंशन के ऊपर है? काफी कुछ टेंशन के ऊपर रहता है क्या दर्द? सिर्फ और सिर्फ टेंशन के ऊपर नहीं रहता है। मैंने आपको बताया है कि इंजरी भी कभी आप गिर पड़े हैं, पहले एकदम ओल्ड एज में, सॉरी यंग एज में कहीं गिर पड़े हैं, तो उसका भी जो दर्द होता है वो ओल्ड एज में आपको दिखता है। उसको तब तो आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन ओल्ड एज में दिखता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन आपका जो मेंटालिटी है, जो मेंटल टेंशन है, आर्थराइटिस का बताया है कि आर्थराइटिस वात, हम इसको वात ही बोलेंगे। सो
पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स है, बोन्स है, टेंडन्स है, उसका कार्टिलेज होता है। आपको डॉक्टर सोनल मैम ने जो समझाया है सारा चीज, बोन्स होता है, उसमें मसल होती है, मसल की टेंडन्स होती है। ये कहीं पे भी कोई भी जॉइंट में बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी चीज अगर अफेक्ट होती है तो आपका जॉइंट पेन देना चालू हो जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, और फिर आप उसको करार दिया जाता है कि ये वात है, और उसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। क्यों ये पेनफुल है? क्योंकि ये आपका डे टू डे लाइफ जो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको अगर फीवर आता है, किसी खांसी होता है, तो आपको मालूम होता है 2-3 दिन की बात है, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर कोई भी जॉइंट अफेक्ट होता है तो आपका पूरा काम, कफ में भी या फीवर में भी आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन जब जॉइंट अफेक्ट होते हैं या तो वात आता है तो आपको मालूम होता है अभी हमारा हिलना बंद हो जाएगा, हमारा काम करना बंद हो जाएगा। तो ये वात प्रकार बहुत ही क्रिटिकल होता है। ओल्ड एज में तो और भी क्रिटिकल होता है, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। पूरा लाइफ हम अपने पे खुद पे डिपेंड होके आए हैं, और लास्ट में किसी पे डिपेंड होना, वो चीज कभी गवारा नहीं होती है। सो आर्थराइटिस एक बहुत ही क्रुशियल डिसीज है, जिसको पहले से डे फर्स्ट से हमें उसका केयर करना जरूरी होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि सारी चीजें, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उसके ऊपर भी फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइजेस, इट इज नॉट द फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज joints and bones, or in general exercise is very important, very important for our joints। और डाइट भी, हम कैल्शियम बोले या तो फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, हमारा न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में रहना बहुत जरूरी है। सो ये सारा कोजॉइंटली आपका पूरा सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम जो होता है, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, इसके टेंडन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, मसल होती है, इसको ठीक रखने में काम में आता है। सो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड दिखाई है जिसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस कैसे करते हैं। सो आपको इन जनरल आइडिया आ गया होगा कि बोन्स कैसे होते हैं और उसका सारा चीज कैसे होता है। अब पहले आपको बहुत सारे कॉजेज बताए हैं कि इन कारणों की वजह से वात होता है, लेकिन सबसे ऊपर हम अगर सोचते हैं कि हर किसी को वात होता है क्या ओल्ड एज में, जैसे मैंने आपको बताया कि 70 साल का एज ग्रुप अगर कंसिडर किया जाए तो हर कोई नहीं है। आज आप मेरे कंसिडर करोगे, मेरी मम्मी अभी भी 5 किलोमीटर पैदल चल जाती है, वो आज नियर अबाउट 70 ईयर्स की है। एंड मेरे पापा 75 के हैं, वो बाइक कैसे भी चला लेते इधर उधर, और बहुत अच्छे से चल पाते। मैं जब ये बना रही थी तो मैं भी सोचने लगती थी हर किसी को तो नहीं होता है, वो किसी को क्यों हो। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को अपन कंसीडर किए, अगर वो बात जो ओल्ड एज में आता है अगर उसको कंसीडर किए, आपका विल पावर, आपका मेंटल कंडीशन, कि हम समझने लग जाते अभी तो हमारा काम खत्म हो गया है, अभी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, ये हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे फीड करना चालू कर देते हैं कि अभी हमारा रिटायरमेंट आ गया है। सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रिटायरमेंट वर्ड जो होता है, जो हम दिमाग में फिक्स कर देते, वो हर ऑर्गन को, हर बोन को, हर टेंडन को, हर आपके रिटायर कर देता है। आपको रिटायरमेंट का मीनिंग मालूम है? तो हर जॉइंट अगर रिटायर हो जाता है तो वो करेगा क्या? हर जॉइंट के दिमाग की सुनता है, हर मसल आपके दिमाग की सुन रही है, हर मूवमेंट अगर आपको बॉडी का करना है वो आपका दिमाग का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। अगर आपने कहीं पे भी, जितने भी ओल्ड एज के जो विभूजन है ये अटेंड कर पा रहे हैं, ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने सब ने ये फील करना चाहिए कि आज भी हम यंग हैं, हम उतने ही यंग हैं, हम वो हर चीज कर सकते हैं एक यंग एज में हम करते थे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि हम अभी रिटायर हो गए, अभी हमको ये काम नहीं करना है या वो काम नहीं कर सकते, नहीं करना है, ठीक है, दैट इज पर्सनल है। हाँ, मुझे आराम करना है, अभी हमने कर लिया, अभी मुझे आराम, अलग बात है। हाँ, सो थोड़ा वॉइस इको हो रहा है। हेलो हेलो,
तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो हम सबकॉन्शियस फीड करते हैं, वो ठीक नहीं है।